ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था हमने, और हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे। तो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होता है ना, अमोंग द ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसको बनाने के जो तरीके है ना, वो हमने डिस्कस किए थे। लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं और एक ग्लास ट्यूब में करवाते हैं, जिससे आपको HNO3 प्लस NaHSO4 मिलता है। और इंडस्ट्रियल स्केल पे नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सा प्रोसेस? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, जो 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 4 मोल अमोनिया 5 मोल O2 के साथ रिएक्शन करती है, प्लेटिनम या रोडियम गोज कैटलिस्ट होता है, तो NO बनता है प्लस वाटर बनता है। सेकंड स्टेप में NO है, O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बनता है, फिर NO2 को हम वाटर में ऐड करते हैं तो आपका HNO3 प्लस NO मिलेगा आपको। और उसको कंसंट्रेशन करने के लिए आप डिस्टिलेशन कर दो तो 68% बाई मास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और यदि आप उसका फर्दर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहते हो तो इसमें आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 डाल दो, जिससे आपका जितनी भी मॉइस्चर है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। देखो, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका कोई कलर तो होता नहीं है, दिखने में वो कलरलेस लिक्विड होता है। हाँ जी, और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, मतलब जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है वहाँ HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जब भी डिकम्पोज होता है तो वो नसेंट ऑक्सीजन देता है। उसकी वजह से HNO3 में बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर भी होती है। मैं HNO3 की स्ट्रक्चर बना के देखूं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन HNO3 ऑक्सी एसिड है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से लिंक होता है। किससे लिंक होता है? ऑक्सीजन से लिंक होता है इस तरह से। ठीक है, और जो 2 ऑक्सीजन है उनमें से एक डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप लोन पेयर ऑक्सीजन के 3 आ जाएंगे, इधर पे 2 आ जाएंगे। ठीक है, बाकी इस तरह से। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो बच्चों होगा, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो टोटल यहाँ 3 सिग्मा है, जिस कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp2 रहेगा। और इसकी जो मैं शेप की बात करूं वो प्लेनर होगी। ठीक है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। नाइट्रिक एसिड है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है ना वाटर में। जब आप नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो वाटर के साथ, वाटर में वो H+ देगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, तो H+ वाटर ले लेगा, क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो HNO3 एक एसिड भी होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो है ड्यू टू नसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, वो है नाइट्रिक एसिड की मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में भी आया गया है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है उनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मेटल के साथ कैसे कैसे क्या रिएक्शन होती है इनके बारे में आपको एक बार मैं टेबल के थ्रू आपको बताता हूँ, फिर हम जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो देखो ये मैंने आपको एक टेबल शेयर की है। ठीक है, हाँ जी, जिसमें टोटल 4 टाइप की कंडीशन ले रखी है मैंने। सबसे पहले, यदि आपके पास HNO3 बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 हो,
तो मेटल मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, मेटल नाइट्रेट तो बनता ही बनता है। ठीक है, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा बिकॉज मेटल का ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, मेटल M+2 में आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेट तो बनेगा बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी देता है। फिर यदि हम डाइल्यूट रखे HNO3 को 6% रखे, है ना, HNO3 बाकी का वाटर रखे, तो आपका जो मेटल मिलेगा, जो मेटल है वो SN होगा। ठीक है, SN के साथ रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनेंगे यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो मेटल नाइट्रेट हर केस में बनेगा और वाटर हर केस में बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बाकी आपका मेटल नाइट्रेट तो हर केस में बनेगा ही बनेगा। MnO3 का होल ट्वाइस सब में कॉमन ही प्रोडक्ट होगा। फिर यदि आप डाइल्यूट HNO3 रखते हो तो आपके पास जो मेटल है वो Pb, कॉपर, Hg, Ag, Fe, जिंक। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करवाने पे मेटल नाइट्रेट बनता है, प्लस NO बनती है, प्लस वाटर बनता है। बट आयरन और जिंक के केस में N2O बनती है। NO की जगह क्या बनती है? N2O बनेगी। ठीक है, तो जो मेटल नाइट्रेट है वो तो सब में कॉमन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो वेरी करेगा वो क्या करेगी, या तो हाइड्रोजन गैस, जो गैस रिलीज हो रही है ना, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बना, यहाँ पे NO बना, और यदि आप Fe जिंक रखोगे तो N2 बनेगा। और कंसंट्रेट HNO3 लोगे तो कोई भी मेटल ले लो, कोई भी नॉन मेटल ले लो, बनने वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड है उसके केस में आपकी NO2 गैस बनेगी। अब NCERT में जो रिएक्शन है उनको आपको कैसे ध्यान में रखना है? ठीक है, हाँ, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिला के NCERT में सिर्फ दो ही मेटल के साथ रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो मेडिकल के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ जो NCERT से रिलेटेड रहे उन्हीं का ध्यान रखे। ये टेबल मैंने इसलिए बनवाई है क्योंकि नॉन मेडिकल में कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है, तो उसके कारण हमने यहाँ पे वो भी डिस्कस करना था। ठीक है, तो बाकी देखो आपको ध्यान में कैसे रखना है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना इधर। रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ हम बात करें, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। यदि आपके पास कॉपर मेटल है, ठीक है, कॉपर है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई है डाइल्यूट HNO3 के साथ। पहले मैं डाइल्यूट वाली कंडीशन ले रहा हूँ, डाइल्यूट HNO3। हाँ जी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, देखो डाइल्यूट HNO3 हो या कंसंट्रेटेड होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही। डाइल्यूट थोड़ा कम होता है, जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये कॉपर जीरो स्टेट में है यहाँ पे, तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा, और कॉपर यहाँ किसके साथ कंबाइन होगा, क्योंकि मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कुल मिला के। ठीक है, तो कंबाइन होगा तो वो NO3 के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा इस तरह से, कॉपर नाइट्रेट बना दो, प्लस वाटर बनना है ही है यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे गैस रिलीज करनी है आपको। अब यदि डाइल्यूट HNO3 है तो जो गैस रिलीज होती है वो NO गैस रिलीज होती है। कौन सी होती है? NO। यहाँ पे न्यूट्रल गैस बनती है NO। ठीक है, हाँ जी, तो NO बन जाएगी। अब इसकी बैलेंसिंग है उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम एन फैक्टर के मेथड से देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ कॉपर जीरो में, यहाँ कॉपर +2 में चला गया। ठीक है, 2 का चेंज है कुल मिला के, है ना, 2 का चेंज, तो इसको यहाँ पे 2 का चेंज आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे नाइट्रेट +3 में, सॉरी +5 में, HNO3 में जो नाइट्रोजन +5 में, और यहाँ पे जो NO है वो +2 में। तो यहाँ 3 का चेंज है, देखो 5 से 2 में गया तो 3 का चेंज है। ठीक है, तो मैं रिवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉपर को यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। कितने ले लेता हूँ? 3। ठीक है, आप बैलेंस कैसे करनी है थोड़ा सा ध्यान दो। कॉपर यहाँ पे आप 3 करो, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, वैसे कॉपर है वो 0 से गया +2 में, तो यहाँ HNO3 आप 2 ले सकते हो, पर 2 लोगे तो ये बैलेंस होगी नहीं। ठीक है, तो आप 2 का कोई मल्टीपल लेना स्टार्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, 2 का 4 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, इसके हिसाब से। तो देखो अब बस आप 3 ले लिया तो भी काफी है, आगे आप इरर एंड ट्रायल मेथड लगा दो, आराम से बैलेंस हो जाएगी। देखो इधर कॉपर 3 है तो इधर भी कॉपर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, इधर कॉपर 3 है तो इधर भी कॉपर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब नाइट्रेट की बात करें, है ना, इधर कितने हो गए बच्चों? 3 2 6, और एक NO हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 पुट करोगे तो ये बैलेंस हो नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन वगैरह यहाँ आप पुट करना पड़ेगा आपको 8। ठीक है, जब 8 पुट करोगे तो आराम से बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। और NO है यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 2 6 और 2 NO। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 4 लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस आराम से कर सकते हो, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप
एक का एन फैक्टर निकाल के उसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मेटल वाले को आप मल्टीप्लाई कर देना, बाकी उसको है आप इरेन ट्रायल से बैलेंस करते रहो, ठीक है। और बैलेंसिंग की मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको तो मेन प्रोडक्ट ही ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो प्रोडक्ट है, बाकियों में तो कॉमन प्रोडक्ट बनेगा, ये तो हर में बनेगा ही बनेगा। नाइट्रेट प्लस वाटर तो हमें हर केस में बनना है, ठीक है। बट एनओ जो गैस रिलीज होती है वही डिफरेंट होती है, और वही आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कई बार है ना जेई में ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं कि एक ऐसी गैस रिलीज होती है, एक ऐसी न्यूट्रल गैस रिलीज होती है, जब आप कॉपर के अंदर एक डाइल्यूट HO3 डालते हो तो एक ऐसी न्यूट्रल गैस रिलीज होती है जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, ठीक है। और जिस जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, तो उस गैस का नाम बताइए, ठीक है। तो ऐसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं मैं, इसी कॉपर की रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करूं, तो आप कैसे लिखोगे प्रोडक्ट? बहुत ही आसान है। यदि आपने किसी एक को ध्यान में रख लिया डाइल्यूट का, तो बाकी लिखना बहुत आसान है। वही नाइट्रेट तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, हर केस में बनेगा। तो कॉपर नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, वाटर बनना ही बनना है, ठीक है। यहाँ पे NO बनी थी, ठीक है। अब आपका जो एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ NO+2 में आई है। अब नाइट्रोजन है, वो और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, ठीक है। तो NO2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पे ब्राउन गैस रिलीज होगी। NO2 कैसी होती है? ब्राउन होती है। चाहे आप कोई भी मेटल या नॉन मेटल ले लो, ध्यान ध्यान देना मेरी बात का, आप कोई भी मेटल या नॉन मेटल ले लो, उसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 से करवाओगे तो हमेशा NO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? NO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट जिंक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो जिंक की है। जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, ठीक है, या जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि नाइट्रेट तो बनना ही बनना है, मेटल नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट दोनों केस में बना लो, जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर, हर केस में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाँ जी, बस ये एक ही प्रोडक्ट का फर्क होगा। मैंने आपको बताया है कि यदि आप जिंक रखोगे या आयरन रखोगे, ठीक है, और डाइल्यूट रखोगे तो N2O गैस मिलेगी। कौन सी मिलेगी? N2O। बाकी में डाइल्यूट में NO गैस मिलती है, ठीक है। SN में SN लिया तो आपको NH4NO3 मिलेगा, ठीक है। देखो NH4NO3 कुछ नहीं है, NH4NO3 को आप थोड़ा सा हीट कर दो, तो हीट करते ही N2 दे देगा, और क्या, N2O प्लस वाटर, ठीक है। तो मतलब जब कोल्ड, ज्यादा कोल्ड रखते हैं, वो ठंडा इन्वायरमेंट काफी ज्यादा रखते हैं, तो NH4NO3 होता है ना। N2O प्लस वाटर क्या है? एक तरह से NH4NO3 है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। NH4NO3 क्या चीज है? N2O प्लस वाटर है ना। जब कोल्ड, ज्यादा कोल्ड कंडीशन रखते हैं तो आपका NH4NO3 बनता है, ठीक है। वो SN के केस में ज्यादा बनता है। तो आपको जिंक के केस में क्या बनाना है? N2O बनाना है, ठीक है, यहाँ पे। और यदि कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 बनाना है। बस यही प्रोडक्ट का फर्क रहेगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बस यही। और इन्हीं का आपको खास बात ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी। अब पूरी रिएक्शन को ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे रटने लग जाओ, वो है कोएफिशिएंट रटने लग जाओ, ठीक है। सिर्फ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, उनमें थोड़ी सी ट्रिकी होना पड़ता है, ठीक है। कहाँ से प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है, तभी आप उनको याद कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे याद नहीं हो सकती है, ठीक है। और एक बार आप याद करोगे, बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तो अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ, कोई डाउट है? रिएक्शन विथ मेटल्स में कॉपर और जिंक के साथ डाइल्यूट और कंसंट्रेट HNO3 की मैंने रिएक्शन कराई, तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाए हैं, याद रह जाएंगे? चलो अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल के साथ, ठीक है। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। हाँ जी। तो नॉन मेटल के साथ आपको कैसे ध्यान में रखनी है ना, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में सबके साथ नहीं डिस्कस करेंगे हम, जो भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो कंसंट्रेट HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जो भी नॉन मेटल है उसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। जैसे आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई है, ठीक है, आयोडीन की रिएक्शन यदि आपने HNO3 के साथ करवाई है, कंसंट्रेट लेना है ना, डाइल्यूट के साथ नहीं, सिर्फ आपको कंसंट्रेट HNO3 के साथ देखना है, ठीक है। यदि आप आयोडीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराओगे तो होगा क्या?
आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। और एसिडिक मीडियम में जो आपका आयोडीन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है HiO3 में। किसमें ऑक्सीडाइज होता है? HiO3, जिसको हम आयोडिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड। हाँ, तो यहाँ आयोडीन 0 स्टेट में है। अब आपका आयोडीन किस में आ चुका है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। ठीक है, आयोडीन की का यहाँ पे क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है। प्लस और क्या बनेगा? और आपको पता ही है, यदि कंसंट्रेट HNO3 है तो NO2 गैस मिलेगी, प्लस वाटर बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ना रिएक्शन को याद करना। सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना कि आयोडीन किस चीज में जा रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेट HNO3 है तो आपका जो आयोडीन होता है वो HiO3 में जाता है। किसमें जाता है? HiO3 में जाता है। चलो, इसके बेसिस पे बताओ, प्रेडिक्ट करो, यदि मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई HNO3 के साथ तो बताओ क्या प्रोडक्ट बन सकता है आपके अकॉर्डिंग? कार्बन भी नॉन मेटल है, बोलो। वैसे ही मैंने सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई HNO3 की तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? कार्बन के साथ क्या बनेगा बताओ? देखो, देखो अभी हमने देखा था कि आयोडीन के साथ क्या बना था? आयोडीन के साथ HiO3 बना था। ठीक है, वैसे ही कार्बन के साथ क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एसिड ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस प्लस NO2 बनी जाएगी। ठीक है, NO2 बन जाएगी। अब कार्बोनिक एसिड है, उसको आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, मैंने आपको पहले ही इनऑर्गेनिक पढ़ाया है कि कार्बोनिक एसिड इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2O प्लस CO2। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड की जगह आप CO2 प्लस H2O भी लिख सकते हो, वो भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, हाँ जी, आप कार्बोनिक एसिड लिखो या CO2 प्लस H2 लिखो, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, हाँ, आपको ध्यान में रखना है कि CO2 प्लस H2O का मिक्सचर होता है वो कार्बोनिक एसिड ही होता है। ठीक है, हाँ जी, तो कार्बन के साथ क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। और यहाँ इनफेक्ट ऑक्सीडेशन कर भी रहा है, देखो कार्बन 0 में है और कार्बोनिक एसिड में जो कार्बन होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक है, और वैसे ही आप सल्फर की बात करो तो सल्फर में क्या बना लेगा बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2, है ना, NO2 तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि कंसंट्रेटेड है, प्लस वाटर है। ठीक है, तो सल्फर के साथ कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और यदि फॉस्फोरस के साथ कराओगे, आप फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराओगे HNO3 की, तो आपको पता है फॉस्फोरस का ऐसा ऑक्सी एसिड, है ना, जो जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? हाईएस्ट होती है। कितनी होती है? +5 होती है। ठीक है, तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नॉन मेटल में आयोडीन के साथ क्या बनेगा, है ना, दोबारा एक बार समराइज करते हैं, आपको याद क्या रखना है इसमें, है ना। देखो, ये तो आप याद हो ही जाएगा आपको, यदि कॉन्सेंट्रेट HNO3 है तो आपको NO2 गैस मिलने वाली है। कौन सी गैस मिलने वाली है? NO2 गैस। चाहे आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओ या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो आपको नॉन मेटल में क्या ध्यान रखना है, यदि आयोडीन है बच्चों तो कंसंट्रेट HNO3 HiO3 में चेंज कर देगा, आयोडिक एसिड में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? आयोडिक एसिड में। और यदि कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड में चेंज कर देगा, H2CO3 में। और यदि सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देगा। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में। और यदि आपका क्या था, हाँ, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड बना देगा H3PO4। और इन सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका नॉन मेटल 0 स्टेट में, शुरू शुरू में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कितनी होगी? +5 होगी इसमें, इसमें +4 होगी, इसमें +6 होगी, इसमें +5 होगी। ठीक है, तो सबका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ओके, अब जो मेटेलॉइड्स के साथ जो रिएक्शन है वो वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैं कुछ मेटेलॉइड के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं तो आपको डिस्कस करा देता हूँ, उसको आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटेलॉइड्स, रिएक्शन विथ, देखो मेटेलॉइड में एक तो रिएक्शन डिस्कस करनी है हमें आर्सेनिक के साथ, एक एंटीमनी के साथ, और एक हमें एसएन के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन के साथ। ठीक है, ये मेटेलॉइड्स है, तो इनकी रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराओगे तो एक जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे कुल मिला के। ठीक है, दिखने में, और वो इनके एसिड बनेंगे। ठीक है, इनके क्या बनेंगे? ऑक्सी एसिड बनेंगे। और साथ में NO2 गैस रिलीज होने वाली है ना, मैंने कंसंट्रेटेड लिया आपका
HNO3 है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो आर्सेनिक का ऐसा एसिड बनेगा। देखो आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है, फॉस्फोरस वाले ग्रुप में आता है, उसी में आता है ना। तो फॉस्फोरस का कौन सा एसिड बनाता, H3PO4, है ना। याद करो हम 15 ग्रुप में क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, है ना। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सी एसिड है, फॉस्फोरस का H3PO4 बना है, तो आर्सेनिक का क्या बनेगा, H3AsO4, क्या बनेगा, H3AsO4, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो H3AsO4, Sp का बनेगा H3SbO4 प्लस NO2 गैस तो रिलीज होने वाली है, NO2 प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो Sn है, अब Sn तो कौन से ग्रुप में आ गया, ऑक्सीजन वाले में, सॉरी कार्बन वाले में है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, याद है आपको, ठीक है। तो Sn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +4 होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ जो एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा, H3SnO2 O3 टाइप का बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, +4, ठीक है। तो Sn है वो H3SnO3 टाइप का एसिड बनाएगा, ठीक है, प्लस NO2 प्लस वाटर तो कॉमन रहेगा सब में, ठीक है। तो इस तरह से आप मेटलोइड्स के साथ रिएक्शन भी लिख सकते हो नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। हाँ जी, तो मेटल के साथ रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है, मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ। यदि आप कंसंट्रेट HNO3 लाओगे, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, किसी भी मेटल के साथ, किसी नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल के प्रोडक्ट तो आपको मैंने अभी बताई दिए किस तरह से याद करने हैं, ठीक है। आयोडीन को HiO3 में, कार्बन को H2CO3 या कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को H2SO4 में, फॉस्फोरस को H3PO4 में, ठीक है। मेटलॉइड में आर्सेनिक को H3AsO4 में, एंटीमनी को H3SpO4 में, ठीक है। तो मेटल के साथ यदि बात करें हम कंसंट्रेट की, तो मेटल नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। हाँ ज्योति का क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा फिर, अरे SN है, SN टिन, टिन प्लस HNO3, ठीक है। तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो बनेगा आपका H3SnO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। मतलब जो टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो +4 होती है, ठीक है। तो आप निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 हाइड्रोजन की होगी, 3 हाइड्रोजन, एक्स मान लो, -2 × 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ हाँ सही है, सही कह रहे हो तुम, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे S2 आएगा बच्चों, ठीक है, हाँ S2 आएगा, ठीक है, ओके, हाँ S2 आएगा, ठीक है। चलो लिखने में मिस्टेक होगी, हाँ S2 आएगा, ओके। तो ये मेटल और नॉन मेटल के साथ हमने रिएक्शन डिस्कस की थी, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई या कोई डाउट है मेटल वाली नॉन मेटल वाली में, बोलो। देखो सारे स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी में ध्यान लगा लो, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना वैसे ही है ना, यदि आप कुछ ऐसे चैप्टर है जो आसान है जिसमें ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स है नहीं, तो आप उनको आसानी से पढ़ भी सकते हो, यदि एक बार मैंने बता दिया तो, ठीक है। यदि आप ये भी पहले पढ़ लोगे तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अपना जो एकेडमिक जो टाइम है वो खराब मत कीजिए, ठीक है, प्लीज सारे स्टूडेंट हो ध्यान दे लीजिए अभी से, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो हर दिन जा रहा है ना। मतलब मैं तो चाहता हूँ किस तरह से सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वैसे भी ऑल्दो अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ फिर भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है, जरा फास्ट भी नहीं करना चाहते, तो ऐसा भी नहीं है कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ताकि है ना कुछ हमारा सिलेबस हो सके, कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सके, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे पीयूलो का चैप्टर है ना, ये चैप्टर ऐसे है, इसमें आपको कोई भी फैकल्टी है वो एक बार ही बताएगी, ठीक है, बाद में आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक बार नोट्स प्रोवाइड कर दिए
तो आपको ही प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको कोई घोल के पिला देंगे, ठीक है। यदि न्यूमेरिकल के चैप्टर होते तो फिर भी कोई एक एक दो बार पढ़ने से वो ज्यादा समझ में आ जाते हैं, मान लो दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा वो समझ में आ गया, ठीक है। पर जो थ्योरेटिकल चैप्टर है उसमें सारा रोल आपका ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। बाकी का आप आराम से लिख लिख के याद करो, बार बार रिवाइज करके याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो इससे आपको ना लिखने पे जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें यही, आप जितना याद कर सको उतना ठीक है, ठीक है। और याद ऐसे करना कि भूले नहीं, ठीक है, ताकि आप ट्रिक बना के याद करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक और जो नाइट्रिक एसिड का टाइप होता है। हाँ जी। उसके बारे में ज्यादा तो नहीं हमें डिस्कस करना है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार नॉन मेडिकल में ये सिलेबस में थोड़ा सा फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, देखो फ्यूम्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं। इस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, जो NO2 गैस होती है ना, जो ब्राउन गैस मैंने इसके बारे में बताया था ना, ब्राउन गैस होती है NO2, वो क्या होती है, डिजोल्व होती है, ठीक है। वो पूरी तरह से तो डिजोल्व हो नहीं पाती है ना, कुछ कुछ डिजोल्व होती है, और थोड़ी बहुत अमाउंट उसके फ्यूम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है फ्यूमिंग HNO3, एक होता है फ्यूमिंग H2SO4, है ना। ये दो टाइप के चीजें हैं जो आपके काम आएगी, ठीक है। फ्यूमिंग H2SO4 के बारे में हम अगले ग्रुप में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऑल्दो ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। तो देखो फ्यूमिंग HNO3 का मतलब क्या है। फ्यूमिंग HNO3 में क्या होता है, कुछ डिजोल्व NO2 गैस होती है, ठीक है, और इसका कलर होता है वो ब्राउन होता है। जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और सनलाइट जब भी कांटेक्ट में आती है तो अपना कलर चेंज करता जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड वहां पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और ये वाटर में, चाहे वाटर इसमें आप कम मिलाओ या ज्यादा मिलाओ, किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर मिलाओ, तो ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। और इस ये स्किन पर इसका जो एक्शन होता है बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है ना, ये कोरोजन, जैसे स्किन इसके कांटेक्ट में आ गई तो उसके ऊपर कोरोजन ला जाता है, स्किन क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, चाहे वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हो या कोई भी हो, है ना, उसकी एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। और इस बात को हम किसी भी रिएक्शन से देख सकते हैं। लाइक एक रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दूं आपको, जैसे HNO3 है, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम कार्बोनेट से करवा दी, Na2CO3 से। एक मिनट, हैंग हो गया। तो फ्यूमिंग जो HNO3 है, इसकी रिएक्शन आपने किसी कार्बोनेट के साथ करवाई, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो HNO3 एक एसिड है, बिल्कुल। और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सॉल्ट है, बट ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का, है ना। Na2CO3 में क्या है, NaOH प्लस H2CO3 है, तो ये बेसिक सॉल्ट है एक तरह से, ठीक है, ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब बेसिक सॉल्ट है तो बेस की तरह काम करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस CO2 गैस आएगी। देखो सोडियम कंबाइन होगा नाइट्रेट आयन के साथ, ठीक है, तो यहाँ 2 मोल तो NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं वो जब भी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। और जो अमोनियम वाले सॉल्ट होते हैं वो अमोनिया गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, ये खास बात होती है। तो नाइट्रिक एसिड है, उसकी बेसिक नेचर होगी। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि ये नसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। जैसे कोई नाइट्रिक एसिड लो, ठीक है, और इसको हीट करा दो, ठीक है, तो जो हीट कराने पे ये टूट जाता है इस तरह से, वाटर में, NO2 में, ठीक है। और यहाँ नसेंट ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। कई बार इसकी जगह आपको NO भी लिखा मिल सकता है, तो फिर यहाँ 3 मोल आ जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड होता है वो नसेंट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है डिकम्पोजिशन के ऊपर, और ये नसेंट ऑक्सीजन होती है, यही ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का रीजन होती है, ठीक है। हाँ जी। अब हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। हाँ जी। नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड एक टेस्ट है, दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। शॉर्टकट में हम BRT के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, BRT, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट, BRT। अब देखो जो केमिस्ट्री में जो टेस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में होते हैं, ठीक है। यदि आप
+2 में प्रैक्टिकल, यहाँ आप तो आपके तो होंगे नहीं, बट आप यदि स्कूल में होते हो ना कई बार, तो यदि लेबोरेटरी अच्छी तो वहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो जेई जेई में एक टॉपिक आता है, जेई एडवांस में, आईआईटी में, सॉल्ट एनालिसिस। वहाँ पे मैक्सिमम टेस्ट होते हैं, ठीक है। नीट में तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल है नहीं, हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बहुत कम आती है, बट जेई में आती है। तो वहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में भी आप ये टेस्ट पढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। और इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है, समझना कैसे है, ये खास बात है ना, रटना कुछ है नहीं, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे यहाँ पे बन गया और क्या क्या चीज आपको यहाँ से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ठीक है, वो एक वेट केमिकल टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? वेट केमिकल टेस्ट। वेट केमिकल टेस्ट। वेट केमिकल टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये टेस्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह तो प्रेजेंट होगी, ठीक है, वाटर तो प्रेजेंट होगा। देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक वेट केमिकल टेस्ट होते हैं, एक ड्राई टेस्ट होते हैं। ड्राई टेस्ट कौन से होते हैं? जो फ्लेम टेस्ट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, जो बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना 13th ग्रुप में आपने बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़ा था ना। बोरेक्स को जब हीट करते हैं तो B2O3 का एक ग्लास से बीड बनता है, उस बीड यदि किसी ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो एक करेक्टरिस्टिक कलर बनता है ना। जैसे कॉपर का ब्लू बनता है, आपको पढ़ाया था, याद है? तो वो क्या था, जो बोरेक्स बीड टेस्ट था वो एक वेट केमिकल टेस्ट था। वहाँ टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे एक फ्लेम की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था। तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की जो मेटल्स होती है ना, वो फ्लेम के साथ एक करेक्टरिस्टिक कलर देती है, ठीक है। लिथियम क्रिम्सन रेड देती है, सोडियम सोडियम गोल्डन येलो देता है, ठीक है। हाँ, सोडियम गोल्डन वगैरह ये डिस्कस किया ना, वोलेट वगैरह, ठीक है। हाँ जी। तो और आपको ये भी पता होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते, क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होता है और उनकी आयनाइज एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई फ्लेम टेस्ट होता नहीं है, बाकियों का टेस्ट होता है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे मतलब एक तरह से ड्राई टेस्ट थे, है ना, जिनमें फ्लेम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, वो टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है। ये वेट केमिकल टेस्ट है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट करने का एक मकसद होता है, ठीक है। वो मकसद ये होता है कि यदि आपके सैंपल में नाइट्रेट आयन है, ठीक है, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको तीन चार सैंपल दे दिए, ये टेस्ट ट्यूब दे दिए अलग अलग, ठीक है, ये दे दी, इसमें सॉल्यूशन दे दिया आपको, ठीक है। ये 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें अलग अलग सॉल्ट का सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। अब आपको ये डिटेक्ट करना है कि किसमें नाइट्रेट नाइट्रेट आयन है, कौन सा आयन है? NO3- आयन है, ठीक है। तो ये क्यों ब्राउन रिंग टेस्ट का जो पर्पज ये होता है कि इट इज यूज टू डिटेक्ट it used to detect NO3- इन सैंपल, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के काम आता है। ब्राउन रिंग टेस्ट है, वो नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के काम आएगा, ठीक है। अब नाइट्रेट आयन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, चाहे वो KNO3 की फॉर्म में हो, यहाँ पे भी नाइट्रेट आयन है देखो, चाहे वो NaNO3 की फॉर्म में हो, यहाँ पे भी नाइट्रेट आयन है, चाहे HNO3 की फॉर्म में हो, यहाँ पे भी नाइट्रेट आयन है, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन है, उसमें आपका केटायन कोई भी हो सकता है, ठीक है, उससे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नाइट्रेट आयन जहां भी प्रेजेंट है वहां पे ब्राउन रिंग टेस्ट होगा आपका, एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है, ठीक है। हाँ, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, और यदि नहीं बनती है तो टेस्ट नेगेटिव आता है। और ये बनती कैसी है रिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है इसमें, बेसिकली आपको सबसे पहले जो सैंपल गिवन है टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको लेना है। हाँ जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सैंपल है जिसका टेस्ट करना है वो आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस का टेस्ट होता है तो नाक में से निकालते हैं ना वो जो भी है, ठीक है। हाँ जी, ताकि उसको बाद में RT-PCR के अंदर डाल सके, ठीक है। तो वही है ना, सैंपल लेना है आपको, तो सैंपल ले लो यहाँ पे, इसका टेस्ट करना है। अब आपकी कोई मशीन तो है नहीं आपके पास, है ना, तो आपको तो कुछ केमिकल ही डालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल यहाँ पे जो डालेंगे, सबसे पहले इसमें आप डालोगे डाइल्यूट FeSO4। क्या डालोगे? डाइल्यूट FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट डाल दोगे, ठीक है। सैंपल में क्या डाल दोगे? डाइल्यूट FeSO4। फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। हाँ जी, ये इसमें मिला दो सैंपल के अंदर। अब सैंपल के अंदर डाइल्यूट FeSO4 को मिलाओ और सेक करो टेस्ट ट्यूब को, इस तरह से, है ना, हिलाना आपको। और फिर आपको टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है
उसके सारे ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी का पूरा डाल दिया, ठीक है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देना है, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हो सकता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है ना, उसकी तरह काम करता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने ऊपर से डाल रहा हूँ, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड मत डाल देना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड डाल दोगे तो नाइट्रेट आयन तो खुद नाइट्रिक एसिड में ही है, तो फिर टेस्ट किसका करोगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है और ड्रॉप वाइज इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, ठीक है। तो होगा होगा क्या, कुछ समय बाद आप 1 मिनट के बाद देखोगे कि यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, एक ब्राउन कलर की आपको रिंग दिखाई देगी, ठीक है। हाँ, और यही आपका क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, आपको ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी, हाँ, जो कि आपका एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है। और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है, उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, इसके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होती है, तो रिएक्शन कैसे होगी आप आराम से बना सकते हो। देखो मुझे बताओ, इस सैंपल में मान लो पॉजिटिव आ रहा है आपका टेस्ट, है ना, नाइट्रेट आयन है, ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी, आपके पास है नाइट्रेट आयन सैंपल के अंदर, तो जो नाइट्रेट आयन है प्लस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्या है आपका, ठीक है, FeSO4। अब FeSO4 में आयरन है वो +2 स्टेट में है, क्या है, +2 स्टेट में है, प्लस आपका एसिड क्या है, H+ है यहाँ पे, है ना, H2SO4 है ना, ये H2SO4 है। अब H2SO4 को मैं H+ भी लिख सकता हूँ, है ना, बिकॉज एसिड है, ये मीडियम एसिडिक मीडियम की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो होगा क्या, देखो Fe+2 का कर देगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये Fe+3 में चला जाएगा, ठीक है, फेरस आयन में, प्लस NO3 है वो NO गैस रिलीज कर देगी, ठीक है, प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो Fe+2 एक्वस है ये पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं होता है Fe+3 में, कुछ अमाउंट Fe+2 की बच जाती है ना। और वो Fe+2 एक्वस में क्या होता है, देखो एक्वस मतलब वाटर, है ना, तो वाटर क्या है, वाटर में होता है आपका ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं आयरन+2 के साथ, ठीक है, आयरन+2 के साथ क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप Fe+2 एक्वस को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और आयरन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होता है, ठीक है, आयरन मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है अपने चारों तरफ, ठीक है। तो ये डिटेल में तो आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता चलेगा, बट मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, जब भी आपको एक बड़ा ब्रिकेट वाला इस तरह से मिल जाए, तो ये तो होता है फर्स्ट वाला, तो होता है मेटल, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो वाटर है वो आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, नहीं और नहीं लेना, बस यही लेना है, ठीक है। तो ये बन गया। अब क्या होता है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो Fe+2, ठीक है, जैसे रिएक्शन होती है तो ये NO रिलीज होता है, ठीक है, NO जैसे बनता है ये NO कंबाइन होता है इसके साथ, ठीक है, NO किसके साथ कंबाइन होता है, इसके साथ कंबाइन होता है, ठीक है। और जब कंबाइन ये आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, उसी कारण आपको ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, देखो NO पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, NO यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्या करता है, NO यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और वो NO प्लस इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको मिल जाता है, आयरन को मिल जाता है। देखो यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है, आयरन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो आयरन को एक इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण आयरन पे चार्ज आता है +1, ठीक है। और NO है, NO+ है, इसके अंदर चला जाता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रखनी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना पड़ेगा, यदि आपको एक NO को अंदर भेजना है तो एक वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, वो बाहर भेज दो आप, ठीक है। और ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, आयरन का +1, NO का +1 और +2 आ जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए कोई SO4 नेगेटिव आयन आ जाएगा क्योंकि H2SO4 में था वो, ठीक है। तो जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, FeH2O का होल 5 NO, ठीक है, और बाहर कितना आएगा, +2। अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें आयरन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप देखो, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में आयरन की या तो +2 स्टेट होती है या फिर +3 होती है, बट
ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और NO पे चार्ज कितना होता है बच्चों, +1 चार्ज होता है, ठीक है। और इसका जो ब्राउन कलर होता है उसका रीजन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण ब्राउन कलर होता है। देखो कलर्स होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे आपने एस ब्लॉक में पढ़ा है, मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने एल्कली मेटल को या एल्कलाइन अर्थ मेटल को लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन के अंदर डाला था तो डीप ब्लू कलर बना था, याद है। और उस कलर का रीजन क्या था बताओ, याद है तो बोलो। जो डीप ब्लू कलर बना था ना एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो उस कलर से होने का क्या रीजन था बताओ। हाँ, ड्यू टू सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल याद है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स या सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। तो एक तो ये भी रीजन हो सकता है सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण कलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्हीं के कारण कलर्स होगा। और जब वो एनर्जी को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो इमिट करेंगे। एक और कलर्स होने का रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। क्या होता है डीडी ट्रांजिशन, जो मैं आपको डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डीडी ट्रांजिशन। एक और रीजन हो सकता है पोलराइजेशन, फजांस रूल के अकॉर्डिंग भी कलर्स होते हैं। जैसे एजीसीएल की पीपीटी होती है व्हाइट होती है, एजीबीआर की पीपीटी कैसी होती है, थोड़ी सी कम येलो होती है ना, पेल येलो होती है। और एजीबीआर की कम येलो होती है और एजीआई की जरा येलो हो जाती है। तो आप देखो सीएल माइनस का साइज छोटा है, बीआर माइनस का और बड़ा हो गया, आई माइनस का साइज और बड़ा हो गया, तो एनाइन का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो पोलराइजेशन के कारण कलर भी चेंज होते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वो क्या आया था देखो, पोलराइजेशन के कारण कलर, जैसे एजीसीएल होता है ना, ये व्हाइट होता है बिल्कुल इसकी प्रेसिपिटेट। एजीबीआर की जो पीपीटी होती है वो पेल येलो होती है, हाँ? और एजीआई होती है वो काफी ज्यादा डार्क येलो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर होता है वो पोलराइजेशन से हम समझा सकते हैं, कैसे देखो, केटाइन तो सेम है, एनाइन आप देख सकते हो, ठीक है। एनाइन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना टॉप टू बॉटम जाने पे, ठीक है। तो एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, और कोवलेंट करेक्टर भी क्या होंगे, उतने आएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आएंगे कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो पोलराइजेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है। पोलराइजेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक है। तो कलर्स होने के एक रीजन नहीं हो सकते, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। तो कलर्स होने के लिए रीजन में बताऊं आपको, पूरी केमिस्ट्री में आप डिस्कस करोगे ना, अब तक आपने सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स नाम सुना है ना। डी ब्लॉक में आप डीडी ट्रांजिशन सुनोगे, ठीक है। एफ ब्लॉक में आप एफ एफ ट्रांजिशन सुनोगे, ठीक है। फिर सॉलिड स्टेट में हम बात करेंगे तो एक एफ सेंटर नाम से भी कलर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। और एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में होता क्या है, जैसे ये एनओ ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, है ना। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये इसके पास पहुंच गया, ठीक है। तो इसको हम चार्ज का ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। उसके कारण भी क्या होता है, कलर्स होता है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, हाँ। और आयरन की इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एनओ पे क्या चार्ज रहता है, +1 चार्ज रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है। ब्राउन रिंग टेस्ट, बीआरटी करते कैसे है, यूज क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों करते हैं, नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने का काम आता है, ठीक है। हाँ जी, क्या क्या इसमें टेस्ट करवाते कैसे है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और अल्टीमेट जो फॉर्मूला बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का वो भी आपको ध्यान में रखना है। FeSO4 इसलिए यूज किया ना, क्योंकि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला बनता है वो आयरन तो होगा ही होगा ना, आयरन नहीं होगा तो फिर ब्राउन रिंग आएगी नहीं ना। तो इसमें फेरस सल्फेट यूज करना जरूरी है, क्योंकि फेरस सल्फेट में आयरन +2 में है, ठीक है। और वही काम मिलेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड के यूजेज क्या होते हैं। अब यूजेज वाले आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, क्या क्या नाइट्रिक एसिड के यूजेज है। यूजेज ऑफ HNO3, देखो नाइट्रिक एसिड का मेन यूज क्या होता है, नाइट्रेट्स बनाने के, ठीक है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, या कुछ अदर नाइट्रेट हो गए, कुछ और नाइट्रेट हो गए। और ये नाइट्रेट्स है, ये यूज होते हैं किसके अंदर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होती है, फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। कुछ एक्सप्लोजिव चीजें बनाने में, ठीक है, हाँ एक्सप्लोजिव। और पायरोटेक्टिक्स के अंदर,
पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है कि फायर प्रोड्यूस करके, है ना, कुछ ऐसा करना, ठीक है। हाँ, मतलब पायरोटेक्निक्स मीन्स पायरो का मतलब होता है फायर, ठीक है। तो कई ऐसी चीज होती है जैसे कहीं पे ना किसी को डराना होता है, ठीक है, तो हम इस टाइप के बॉम्ब बना देते हैं जो फायर बॉम्ब होते हैं, ठीक है, इसमें बस आग, एक तरह से आग जलती है, ठीक है। हाँ जी, ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो एक्सप्लोजिव और पायरोटेक्निक्स में भी यूज होते हैं इस। तो एक्सप्लोजिव और जब पायरोटेक्निक में जो चीजें यूज होती है वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है, टीएनटी हो गया, है ना, ये बहुत ही एक अच्छा एक्सप्लोजिव है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, टीएनटी क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का और भी यूज है। वो क्या यूज है? जैसे मान लो आप घरों में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो भी पैन होती है, ठीक है, तो इस आप देखते हो कि काफी लंबे समय तक यूज करने के बाद यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक चिपक जाता है इसके, ठीक है, और हमें उसको वापस साफ करना है बिल्कुल, ठीक है। हम इसके अंदर क्या मिला देंगे? नाइट्रिक एसिड मिला देंगे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है? इचिंग का काम कर देता है, ठीक है, जो भी सरफेस है ना, उसकी ऊपर ऊपर वाले पार्ट से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो सरफेस है वो क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है नाइट्रिक एसिड के अंदर, ठीक है, और पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इचिंग का काम करने के काम आता है। और रॉकेट जो फ्यूल होता है उसमें ये ऑक्सीडाइजर का भी काम करता है, ठीक है, रॉकेट फ्यूल में भी हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेज है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल ज्यादा बस एक बार पढ़ो भूल जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो, जैसे कार्बन एलोट्रोपी शो करता है वैसे फॉस्फोरस भी एलोट्रोपी शो करेगा। एलोट्रोप का बेसिक मीनिंग ये है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस के एलोट्रोप है, हम बेसिकली तीन टाइप के एलोट्रोप पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, एक होगा आपका एक रेड फॉस्फोरस, और एक होगा आपका ब्लैक फॉस्फोरस। हाँ जी। तो एलोट्रोप्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, वैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं इनमें, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपको। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। देखो, आजकल तो है ना इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जिस जेईई मेन के 4 पेपर हो रहे हैं, वैसे नीट है, उस नीट में कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग क्वेश्चन है वो तो आ ही चुके हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब कुछ थ्योरी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, यूजेज से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आपको तो पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। तो आप यूजेज है जो भी, उनको भी एक बार ध्यान में रखो ताकि आप आंसर दे सको। मतलब इस तरह से रटना नहीं, बट आप एक बार इस तरह से देखो कि आपको ध्यान में आ जाए चीजें भी, क्वेश्चन आपके सामने हो, ठीक है। तो आपको यूजेज भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेगी। ऑल्दो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता, बट बाकी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें सबसे पहले, व्हाइट फॉस्फोरस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो, व्हाइट फॉस्फोरस की मैं दिखने की बात करूं, दिखने में कैसा होता है ना, तो ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट, मोम जैसा दिखता है आपको, वेक्सी व्हाइट सॉलिड होता है, ट्रांसल्यूसेंट वेक्सी व्हाइट सॉलिड होता है। पॉइजनस होता है, क्या होता है? पॉइजनस होता है, ठीक है। और सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये CS2 में तो होता है सोल्यूबल, नॉन पोलर चीजों में ये सोल्यूबल होता है, बट वाटर में क्या रहता है? ये इनसोल्यूबल रहता है। और ये डार्क में ग्लो करता है, ग्लो इन डार्क, ग्लो इन डार्क। और इस प्रॉपर्टी को हम स्पेशल एक नाम दिया जाता है, केमिलुमिनिस्केंस, केमिलुमिनिस्केंस, ठीक है। जो चीज ग्लो करती है उसको बोलते हैं हम केमिलुमिनिस्केंस। एक फिश होती है वो भी ग्लो करती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है व्हाइट फॉस्फोरस की, ठीक है। हाँ जी, अब व्हाइट फॉस्फोरस है, ठीक है, उसके एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है? देखो, यदि आप व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन बॉइलिंग NaOH के साथ करवाते हो, इसके साथ, बॉइलिंग NaOH के साथ, हाँ जी, और किसके इनर्ट एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में आपकी रिएक्शन होती है ना, CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है?
फोस्फीन गैस बनती है, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन फोस्फाइड Na(H2PO2). और जैसे ये गैस बनती है रोटन फिश जैसी स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? रोटन फिश स्मेल जैसी स्मेल आएगी, ठीक है। क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? अब ये रिएक्शन कोई एक बार नहीं आई है, ठीक है, ये ऑलरेडी रेडॉक्स चैप्टर में आ चुकी है, ठीक है, आपको याद है तो, है ना, आपको जो रेडॉक्स चैप्टर था, है ना, जिसमें हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, और जो भी ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब पढ़ी थी ना, तो वहां पे भी रिएक्शन आई थी, आपके एनसीईआरटी में रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी है। तो रिएक्शन कोई मतलब लिमिटेड होती है, वो बार बार वही रिपीट होती रहती है, बस आपको एक ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, या फॉस्फोरस 0 में है, या -3 में आ गया, और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड में +1 में आ गया, तो इसी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन होता है, इसी फॉस्फोरस का क्या हो रहा है? रिडक्शन होता है। जब ये एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट फॉस्फोरस है वो बॉइलिंग एनएच में क्या हो जाता है? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और जो बनने वाली गैस होती है वो फोस्फिन होती है, ठीक है। हाँ जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो व्हाइट फॉस्फोरस है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है नेचर में इस तरह से रहता है, ठीक है, चारों फॉस्फोरस आपस में सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं इस तरह से, ठीक है। लोन पे रहेगा हर फॉस्फोरस पे एक। ये जो एंगल होता है बच्चों, ये 60 होता है। क्या होता है? 60 होता है। हाँ जी। तो ये 60 होता है, तो इसमें देखो क्या फर्क आ जाता है। मतलब ये एंगल होना तो कितना चाहिए था, यदि मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लगाऊं यहाँ पे, तो बताओ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, और लोन पेयर है, तो एंगल आसपास होना चाहिए था 109 के आसपास, है ना, 104 110 है ना, 100 के आसपास। ज्यादा से ज्यादा तो लोन पेयर से कितना डिक्रीज कर दिया, 100 के लगभग आना चाहिए था, बट एंगल कितना है? 60 है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंगल स्ट्रेन क्या चीज होती है। एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कि थीटा एक्सपेक्टेड माइनस थीटा थ्योरेटिकल, उन दोनों का डिफरेंस जो मोड होता है वही एंगल स्ट्रेन होता है। आप तो सोच रहे थे कि एंगल 109 के आसपास आएगा, ठीक है, बट इसकी जो रियल स्ट्रक्चर में एंगल है वो 60 है, और यदि 60 एंगल है, ठीक है, तो यहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन भी बढ़ जाएगा, और ऐसा रिपल्सन बढ़ने से ये फॉस्फोरस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जो आपको व्हाइट फॉस्फोरस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब इसके अनस्टेबल होने से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी? व्हाइट फॉस्फोरस के अनस्टेबल होने से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी? टेल मी। हाँ, जो चीज अनस्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस है अमोंग दी अदर एलोट्रोप्स इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, और मोस्ट रिएक्टिव होने का रीजन यही है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, और एंगल स्ट्रेन के कारण ये स्टेबल नहीं है ना। इसके अलावा व्हाइट फॉस्फोरस को यदि आप ऑक्सीजन में बर्न करते हो, किसमें बर्न करते हो? ऑक्सीजन में बर्न करते हो या एयर में बर्न करते हो, ठीक है, तो ये P4O10 बना लेता है, अपना एसिडिक ऑक्साइड बना लेता है, और उसके जो डेंस व्हाइट फ्यूम दिखता है आपको, ठीक है। हाँ, जो भी P4O10 बनता है उसका डेंस व्हाइट फ्यूम होता है, ठीक है। हाँ जी। तो ये हमने आज व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा, ठीक है। कल हम रेड फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अलोट्रोप्स के बारे में कल आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम फॉस्फोरस के ऑक्साइड के बारे में देखते हैं, फिर हम फॉस्फिन गैस के बारे में देखेंगे, ठीक है, और फिर हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस हो गए, और फिर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, और आप एक बार इनको जरूर रिवाइज करें, ठीक है। जो भी चैप्टर हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस आप रेस्पेक्टिव बुक से सॉल्व करें, है ना, रिवाइज भी करें, +1 की चीजें भी रिवाइज करें, ठीक है, जो भी चैप्टर आपके अभी भी हुए हैं, ठीक है। हाँ, और मतलब टाइम लगाइए, ठीक है, पढ़ाई में। तो हम मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट नोट सेंड कर दूंगा। अभी तो नेक्स्ट नोट्स तो मैंने पढ़ाया तो नहीं है, मैं कल सेंड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा और एक चीज है ना, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें और लिख देता हूँ, फिर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ 10-15 क्वेश्चन इसमें बना देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह के लिए हम लास्ट में देखें। तो मैं सेंड कर ही दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू सून।